प्रेम शांति निकेतन टीटी कॉलेज से मैं दिलखुश जैन बोल रही हूँ और सेकंड पेपर पढ़ाऊँगी मैं आपको। उसका नाम है अधिगम हेतु आंकलन। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि अधिगम क्या होता है और आंकलन का मतलब क्या होता है। अधिगम पढ़ाना या शिक्षा है, आंकलन उसका मूल्यांकन है। आंकलन के द्वारा शिक्षक बालकों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, मात्र उनकी उपलब्धियों को नहीं परखते हैं। आंकलन की प्रक्रिया की स्थिति से करते हैं, दूसरे बालकों की प्रगति से नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी बालकों के सीखने की गति एक समझ विकसित करने का समय समान नहीं होता है। कुछ बालक पढ़ने, समझने और बोलने शीघ्र लगते हैं, पर कठिन अवधारणा समय आने पर ही समझते हैं। कुछ शीघ्र सीख लेते हैं और कुछ शीघ्र लिख लेते हैं। इस तरह से यह शिक्षा का भाग है। आंकलन का उद्देश्य ज्ञान, समझ, क्षमता और प्रदर्शन को किसी भी विधि से आंकना। आंकलन सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। सभी बालकों को सीखने की अपनी एक गति होती है और सीखने की विधि में भिन्न होते हैं। आंकलन की वही विधि अच्छी है जो बालकों की गति और सीखने की विधि को संबोधित कर सके। शिक्षक द्वारा अपनाए गए आंकलन की विधि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उबाऊ, तनाव तथा भय पैदा करने वाला बना सकता है। इसलिए बच्चों के सामने आंकलन की एक चुनौती होती है। अब उस चुनौती को अपन कैसे बच्चों को सही कर पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे। आंकलन एवं मूल्यांकन क्या चीज़ है। आंकलन और मूल्यांकन इसका क्या चीज़ है। पहला है अधिगम का ध्यान केंद्रित करना। अगर आप शिक्षक दे रहे हैं तो सबसे पहले जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बच्चे का अगर ध्यान केंद्रित होगा तो वह अच्छी तरह से जो आप पढ़ाना चाह रहे हो वो अच्छी तरह से सीख लेगा। और शिक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुरूप अधिगम गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिगम से संबंधित विविध क्रियाकलापों को इसमें ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। द्वितीय सोपान में अधिगम क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा कौन सी गतिविधियों को छात्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे छात्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग तरीके से अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। जो विधि सबसे सही लगती है, बच्चा अच्छी तरह से समझ सकता है, वह उस विधि का प्रयोग करता है। कौन से सुधार करने चाहिए, सुधार पूर्व और सुधार के बाद स्थिति की तुलना की जानी चाहिए। पहले क्या बच्चे ने सुधार नहीं था, काम नहीं कर सकता था, और बाद में उसमें क्या सुधार, आपके पढ़ाने के बाद में बच्चे में क्या सुधार आया, उसके बारे में बताना होता है। शिक्षक द्वारा सृजित गतिविधियों के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रकट किया जाता है। इस सोपान के अधिगम वातावरण में सृजन एवं संरचना की महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब एक तीसरा है अनुदेश आंकलन की योजना। आंकलन यानी मूल्यांकन की क्या योजना होती है। मूल्यांकन इसमें सबसे पहले होता है पाठ्यक्रम की योजना। मतलब सबसे पहले क्या योजना बनानी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉपिक को निर्धारित किया जाता है और उस पाठ्यक्रम को छात्रों के स्वरूप के अनुरूप उन्हें निश्चित रूप से अधिगम क्रिया
उचित रूप से संपन्न की जाती है। अगर आपने होशियार बच्चे और कमजोर बच्चों के बारे में एक साथ ही अधिगम किया तो कमजोर बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि बच्चा किस तरह से सीखेगा और आपको किस तरह से पढ़ाना है। दूसरा है इसकी योजना बनाना। इस सोपान में छात्रों के समक्ष प्रकरण या पाठ्यक्रम को एवं विविध अधिगम गतिविधियों को प्रस्तुत करने की योजना का निर्माण करना चाहिए। अनुदेशन की योजना में छात्रों की सहभागिता एवं क्रियाशीलता को अनिवार्य रूप से निश्चित किया जाता है। अधिगम गतिविधियों का सृजन शिक्षक द्वारा स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन की योजना। अनुदेशन की योजना थी पहले, अब या आकलन की योजना। आकलन की योजना में भी शिक्षक एवं छात्र दोनों का ही सहयोग एवं सहभागिता होनी चाहिए। अब आकलन के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है प्रकृति एवं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि में है संरचनावादी प्रतिमान में आकलन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्रवृत्ति एवं अंतर्दृष्टि का विकास करना है। जब किसी शिक्षा व्यवस्था या अधिगम व्यवस्था के प्रति छात्र की अभिवृत्ति सकारात्मक रूप से होगी तथा वह उस अधिगम प्रक्रिया की उपयोगिता एवं महत्व को समझता होगा तो निश्चित ही रूप से उसकी उस व्यवस्था में रुचि होगी। ज्ञान संबंधी प्रत्येक पक्ष एवं तथ्य के संबंध में छात्र की अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए, जिससे यह अधिगम व्यवस्था अधिगम उद्देश्य एवं अधिगम प्रयोग को समझ सके। अंतर्दृष्टि विकास करने के उपाय। सर्वप्रथम शिक्षक को अपनी आत्मीय व्यवहार के द्वारा छात्रों में अपने प्रति विश्वास विकसित करना चाहिए। इसमें छात्र यह समझ सके कि शिक्षक द्वारा सहयोगी है तथा उनकी शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। शिक्षक की दूसरा पॉइंट, शिक्षक की अधिगम व्यवस्था में छात्रों की रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सभी अधिगम गतिविधियां छात्रों की रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे उसे अधिगम करने में कठिनाई नहीं हो। नेक्स्ट, जो भी प्रकरण पढ़ाया जाए उसका जीवन से संबंध स्थापित करना चाहिए तथा उसके जीवन में उपयोगिता बतानी चाहिए, जिससे छात्र उसे सीख कर इसका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में जो भी गतिविधियां संपन्न कराई जाती है उन सभी गतिविधियों की प्रासंगिकता एवं महत्व सिद्ध करने के पश्चात ही उसका प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्र में उस गतिविधि के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति एवं अंतर्दृष्टि विकसित होगी तथा छात्र पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन कर सकेगा। छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में अधिगम गतिविधियों के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी पक्षों को पूर्ण सरलता से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वह अपने विवेक के द्वारा भी उस गतिविधि की व्यवहारिक एवं जीवन संबंधी उपयोगिता की समझ सके तथा कक्षा कक्ष व्यवस्था में प्रति अंतर्दृष्टि विकसित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आया अर्जन एवं समेकित ज्ञान। दूसरे शब्दों में
भी जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है समेकित रूप में होना चाहिए। जैसे विज्ञान विषय के बारे में छात्रों को अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराई जा रही है, तो छात्र को यह भी बताना चाहिए कि विज्ञान एवं गणित विषय एक दूसरे के संबंध रखते हैं। इनका उपयोग गणित विज्ञान के अधिगम में भी किया जा सकता है। अब इस ज्ञान के लिए उपाय क्या है? सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा जो भी प्रकरण अधिगम के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है या किस प्रकार की अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराई जा रही है, उसका संबंध अन्य प्रकरणों तथा अधिगम गतिविधियों से करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा नवीन ज्ञान का संबंध पुराने ज्ञान से स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे छात्रों को गणित पढ़ाई जा रही तो उसका संबंध गणित के अन्य प्रकरणों से भी जोड़ना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, ऊंचाई है, ये सारा संबंध उसके साथ जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को नवीन ज्ञान तथा सूचनाओं को संगठित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करने से छात्रों की समझ में सरलता आती है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत ज्ञान को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि छात्र की दीर्घ स्मृति में इसका समावेश हो सके, जिससे छात्र उसका आवश्यकता के अनुकूल प्रयोग कर सके। इसके लिए शिक्षक को यह बताना चाहिए कि जो भी छात्र अधिगम कर रहा है यानी शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह सदैव प्रयोग होने वाला हो, उसे भली प्रकार सीख लेना चाहिए। अधिगम गतिविधियों में शिक्षक द्वारा प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए या क्रमबद्ध रूप में उसके सोपान प्रस्तुत करने चाहिए। इस प्रकार से प्रकरण का ज्ञान छात्र को दीर्घकालीन स्मृति में समावेश हो जाएगा तथा जब भी उसकी आवश्यकता होगी उस प्रतिरूप या सोपान के माध्यम से उसे याद कर सकेगा। नेक्स्ट, छात्रों को ज्ञान संबंधी सूचना प्रदान की जाती है। इसका स्वरूप भी संगठित एवं क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। इससे सरलता से छात्र उनका अधिगम एवं उपयोग कर सकता है। जैसे प्रशासन संबंधी प्रकरण में छात्रों को स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सूचना देनी चाहिए। इसके पश्चात खंड, तहसील, जिला, मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को विविध प्रकार के कौशलों का अधिगम प्रभावी तथा व्यापक रूप में संपन्न कराया जाना चाहिए। समय समय पर विद्यार्थी ने उन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसमें उन कौशलों का प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट, बाहरी ज्ञान का परिमार्जन। इस आयाम के अंतर्गत जो भी बाहरी ज्ञान है उसे आधे अधूरे रूप में प्राप्त नहीं करना चाहिए। जैसे एक विज्ञान शिक्षक से एक छात्र द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि सर्दी के मौसम में तालाब या पोखर में बाशा निकालने जैसी स्थिति क्यों बनती है, जबकि विज्ञान का शिक्षण कुछ और अधिगम करने की व्याख्या कर रहा है। विज्ञान शिक्षक को सर्वप्रथम उस ज्ञान का परिमार्जन या शुद्धिकरण करना चाहिए जो कि छात्र परिवेश में अधिगम से कर रहा है। नेक्स्ट,
परिमार्जन के लिए उपाय, क्या क्या उपाय होने चाहिए? छात्रों में बाहरी ज्ञान के लिए समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को कक्षा कक्ष में बाहरी घटनाओं एवं बाहरी व्यवस्थाओं पर सार्थक परीक्षण करना चाहिए। बाहरी ज्ञान परिचर्या के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा स्वयं भी उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा छात्रों को कक्षा कक्ष की ज्ञानात्मक परिचर्या तक की सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन छात्रों को बाहरी घटनाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्ञान का परिमार्जन करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। इसमें 2 प्रकार की अधिगम गतिविधियों का आयोजन हो सकता है। प्रथम, जो भी ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उससे छात्रों के मध्य संभव हो सके तो शिक्षक द्वारा आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। द्वितीय, शिक्षक द्वारा छात्रों को उन ज्ञान के संदर्भ में क्रमबद्ध एवं सुसंगठित सूचनाएं प्रदान की जाए, इससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सके। बाहरी तथ्यों एवं घटनाओं के बारे में प्राप्त ज्ञान के संदर्भ में छात्रों की अनेक प्रकार की शंकाएं एवं प्रश्न होते हैं एवं जिनका समाधान वह अपने साथी समूह में नहीं कर पाता है। साथी समूह को भी उन संदर्भ में अनेक आकांक्षाएं होती है। इन सभी भ्रमों और शंकाओं का समाधान शिक्षक द्वारा करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों में तार्किक योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे वे किसी भी तथ्य पर घटना के संदर्भ में तर्कों एवं परिकल्पनाओं का सहारा लेते हुए उसके मूल तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। किसी भी ज्ञान को बिना किसी तर्क एवं सिद्धांत के छात्रों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में तुलना करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे वे विविध तथ्यों एवं घटनाओं को आपस में तुलना कर सके तथा उनके मध्य सहसंबंध स्थापित कर सके। इससे छात्र द्वारा ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंच सके। नेक्स्ट, छात्र को वर्गीकरण की योग्यता का विकास भी करना चाहिए। इससे वे बाहरी तथ्यों एवं घटनाओं के क्रम के रूप, आकार, प्रकार एवं उपयोगिता के आधार पर व्यवस्थित कर सके। इस वर्गीकरण के आधार पर वह ज्ञान की परिमार्जन कर सके तथा आवश्यकता के अनुरूप उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों का ज्ञान आंकलन की प्रक्रिया के माध्यम से संभव होता है। इसमें छात्र को चाहिए कि जो त्रुटि उसके द्वारा प्रथम बार की गई है वह अंतिम बार नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक त्रुटि के बार बार नहीं करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में आगमनात्मक तर्क का विकास करना चाहिए, जिससे वह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ सके। अर्थात विविध उदाहरणों के माध्यम से विशिष्ट नियम एवं सिद्धांत प्रतिपादित कर सके, जैसे राम, भरत और श्याम माता, ये सभी मनुष्य हैं। राम, श्याम और माता ये सभी मनुष्य, अतः मनुष्य नश्वर है। छात्रों में निरागमतात्व तर्क का भी विकास करना चाहिए। इसमें छात्र सामान्य से विशिष्ट की
ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है ज्ञान का सार्थक प्रयोग। इस आयाम के अनुसार रचनावादी आंकलन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्राय ज्ञान की सार्थक प्रयोग की क्षमता एवं योग्यता विकसित कर मानते हैं। कोई भी ज्ञान उस स्थिति में ही सार्थक एवं महत्वपूर्ण होता है जब उसका व्यवहारिक जगत में प्रयोग संभव होता है। जैसे वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा अन्य सभी भाषाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग ही ज्ञान का परिमार्जन, शुद्धिकरण एवं विस्तार करता है। शिक्षक द्वारा आंकलन की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए छात्रों में उन सभी योग्यताओं का विकास करना चाहिए जिससे छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग स्वतः ही कर सके। ज्ञान के सार्थक उपयोग के लिए उपाय कौन कौन से उपाय हैं? ज्ञान के सार्थक उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय हैं? पहला है शिक्षक। फर्स्ट, शिक्षक जो भी प्रकरण छात्रों को अधिगम करवाता है, यानी जिस टॉपिक पर शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है उसका जीवन में अनुप्रयोग अवश्य बताए। जैसे छात्रों को किलोग्राम एवं मीटर, सेंटीमीटर के बारे में बताया जाता है, तो यह अवश्य बताया जाए कि वे बाजार में गेहूं, चावल एवं चीनी खरीदने एवं बेचने में किलोग्राम का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तथा कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर और सेंटीमीटर का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। दूसरा है शिक्षक की छात्रों में निर्णय की क्षमता के संदर्भ में उपलब्ध ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाओं को छात्रों द्वारा खगोलीय घटना मानकर उन्हें सिद्ध करना चाहिए तथा इससे जुड़ी हुई रूढ़िवादी परंपराओं को अस्वीकार कर देना चाहिए। इस प्रकार की निर्णय क्षमता का प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र में करना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों के समक्ष शिक्षक द्वारा छोटी छोटी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। उन समस्याओं का समाधान छात्रों से कराना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में विविध समस्याओं के समाधान की खोज को क्षमता उत्पन्न करानी चाहिए। छात्रों में क्या गुण है उनको उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए और उसके जो भी भाग है उसे जोड़ना और घटाना से संबंधित क्रिया उन्हें बतानी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में जांच की योग्यता विकसित करनी चाहिए। इस आधार पर वह प्रत्येक तथ्य एवं घटना को जो कि त्यों स्वीकार नहीं करेगा, वरन उसको ज्ञान एवं प्रयोग की कसौटी पर परख कर ही स्वीकार करने का प्रयास करेगा। शिक्षक द्वारा छात्रों में प्रयोग संबंधी विविध तथ्यों को ज्ञान करने की इच्छा शक्ति जागृत करनी चाहिए, जिससे वह प्रयोग के संदर्भ में अपने ज्ञान का उपयोग कर सके तथा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके। प्रयोग द्वारा अपनी परिकल्पनाओं को भी छात्र द्वारा सिद्ध करना चाहिए। नेक्स्ट, मस्तिष्क की उत्पादक क्षमता। मस्तिष्क की उत्पादक आदतों का विकास भी आकलन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जब तक छात्र तर्क एवं चिंतन का प्रयोग करना नहीं सीखेगा,
वह प्राप्त ज्ञान का न तो विस्तार कर पाएगा और न ही उस ज्ञान को स्थायी स्मृति में स्थान दे पाएगा। शिक्षक को कुछ बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसके भावों और विचारों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित प्रदान करने में सहयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ उसके तर्क एवं चिंतन को सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। मस्तिष्क उत्पादन के उपाय क्या है? पहला है चिंतन संबंधी उपाय। छात्रों के समक्ष स्पष्ट गतिविधियां एवं परिणामों को प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें विविध प्रकार के भ्रमों और शंकाओं को दूर करना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक तथ्य एवं घटना के बारे में त्रुटि चिंतन नहीं होना चाहिए, वरन उसकी वास्तविक नियमित समझ करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा छात्रों के ध्यान केंद्रित की स्थिति को विकसित करना चाहिए। इसमें छात्रों को अपने मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्ति के लिए सजग एवं खुले रूप में रखना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को यह सीखना चाहिए कि वे प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यदि किसी भी स्थिति में उनका किसी नियम का, सिद्धांत या परंपरा के प्रति विश्वास नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी नियम करना चाहिए। छात्रों में यह क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए कि वे दूसरे के संवेगों एवं भावनाओं को समझ सके तथा उसके अनुरूप अपने व्यवहार को निर्धारित कर सके। इससे छात्रों में व्यवहार में संवेदनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, व्यवहार करना चाहिए। छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उनको प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके स्तर में अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है सजगता का चिंतन। छात्र द्वारा जिस क्षेत्र में के संदर्भ में ज्ञान प्राप्ति की रुचि प्रदान की जानी चाहिए। छात्रों में नवीन विचारों के सृजन की योग्यता विकसित होनी चाहिए। छात्रों में आंकलन की योग्यता विकसित होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा चिंतन का विकास करने की योग्यता होनी चाहिए। छात्रों के आंकलन का योग्यता होनी चाहिए। आत्म नियंत्रण चिंतन करना चाहिए। अब आपके सामने मैं आपको इसके बारे में असाइनमेंट दूंगी। उस असाइनमेंट को आपको करके लाना है और हमें इसी ईमेल पर आपको भेजना है। ये सबसे पहले आप प्रश्न लिख लीजिए। अधिगम में आंकलन का अर्थ और महत्व की पुष्टि करिए। दो लाइन में प्रश्न है। मूल्यांकन ये आपको बड़ा लिखना है। मूल्यांकन के 4 उद्देश्य लिखिए 6 लाइन में, 6-7 लाइन में आगे पेज में आपको लिख करके बताना है। उसके बाद है ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, आंकलन से आप क्या समझते हैं और उसके विस्तार, उद्देश्य व सोपान समझाइए। आप दिलखुश हैं .com पे ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस के आंसर बना करके भेजना है और सारे नोट्स आपको तैयार करने हैं और जितना भी आपको आज पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से लर्न करके उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढ करके और लेकर भेजना है। आपने अगर ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं भेजे तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी और आपका प्रेजेंट नहीं लगेगी, यानी आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की है। इसलिए आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिख करके लाना है और ये ईमेल पे आपको भेजना है। थैंक यू। सभी बच्चे आराम से इसको करिए और कर करके बताइए। आंकलन का मतलब ही होता है
पढ़ाना और मूल्यांकन करना। अधिगम का मतलब होता है शिक्षा देना, और आंकलन का मतलब है जो आपने शिक्षा दी है वह किस तरह से आपको समझना है और उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में अपन मौखिक भी कर सकते हैं, लिखित भी कर सकते हैं, और इसी तरह से। बस हो गया, बंद करो।